हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ जून 17, 2022। आज का न्यूज़पेपर थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये कुछ चीज़ें ऐसी आई है जो पहली बार हमें देखना है उसके बारे में, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लास्ट पहले भी किया था। फॉर एग्जांपल अग्निपथ स्कीम, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये अब एक नया स्कीम है जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, नॉट ऑफिसर्स, सोल्जर्स इन ऑल द 3 डिफेंस फोर्सेस, दैट इज आर्मी, नेवी and air force. Okay, now certain violence has been observed related to this scheme. So if we will just see that यहाँ पे अगर एक एज लिमिट की हम बात करें तो इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो 17.5 से लेके 21 ईयर्स तक रखा गया है, एंड these people who will be serving for around 4 years with the defense forces, they will also have preference post retirement employment opportunities, especially in central armed police force. Okay, so now this scheme has led to violence. So you can see that there is a demand that the upper age limit for this scheme has to be raised to 23. एक demand है among the widespread violence. So if you will just see that the youth, they are protesting in the states like Bihar, Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Rajasthan. Okay, why? Because bulk of the army recruitment which takes place, this takes place over here also only. Now the next news is about the demolitions. हमने एक हिंदू का एक्सप्लेनर आर्टिकल पढ़ा था डिमोलिशन के बारे में, दैट डिमोलिशन ड्राइव्स इट गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 21, देन आर्टिकल 12, आर्टिकल 5 ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स. सो अगेन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात बोली है, that the Supreme Court has told to the Uttar Pradesh government that demolitions could happen only in accordance with the provisions of law and it could not be retaliatory. ठीक है ना, अगर मान लीजिए कि किसी ग्रुप ने या कुछ लोगों ने अगर एंटी प्रोटेस्ट किसी प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है एंड देन they are being targeted and the demolitions are taking place, such things cannot happen. So इस न्यूज़ के बुक को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे आगे, because we have an editorial related with this. Okay, the next is again the COVID cases are rising across the country. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 12,000 न्यू कोविड-19 केसेस ऑन सिंगल डे ऑन थर्सडे, और इसमें से सबसे ज़्यादा केस कहाँ पे है? मुंबई में. देन the deaths have taken place in Kerala, Maharashtra, then in one from Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal. जो डेली पॉजिटिविटी रेट है देखिए वो भी बढ़ रहा है, डेट इज 2.35% विद द वीकली पॉजिटिविटी रेट इज एट 2.38%. व्हाट इज दिस पॉजिटिविटी रेट? पॉजिटिविटी रेट का मतलब होता है कि टोटल पॉजिटिव केसेस फाउंड divided by total positive cases found divided by total number of test carried. ठीक है, so this gives us a positivity rate. उसके बाद एक होता है रिप्रोडक्शन रेट. इसमें डिजीज़ में हम देखते हैं रिप्रोडक्शन रेट. सो रिप्रोडक्शन रेट का मतलब होता है कि एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है. तो अगर रिप्रोडक्शन रेट लेस देन 1 है, इट मीन्स दैट द इन्फेक्शन इज लो. अगर जैसे ही इन्फेक्शन रेट ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो इसका मतलब ना 1 person इज इन्फेक्टिंग मोर देन 1 person एंड इट हाईलाइट्स द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, एंड देन वी से दैट द वेव हैज स्टार्टेड. वेटिंग फॉर जॉब्स. सो द सेंटर्स डिसीजन टू रिक्रूट पर्सनल इज नॉट टू द फेस्टरिंग अनएम्प्लॉयमेंट इशू. तो यहाँ पे देखिए इंटरलिंकेज बताया गया है कि जो ये एंटी अग्निपथ स्टोर है, ठीक है ना, इट इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री. सो देखेंगे कि जो हमने फर्स्ट पेज पे जो पढ़ा कि रेजिंग द एज लिमिट फ्रॉम 21 to 23 ईयर्स, दैट इज़ ऑल्सो इन कंसनेंस विद दैट डिमांड विच यूथ आर डिमांड. सो अगर हम देखेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का एक डेटा अगर हम देखेंगे, थोड़ा अगर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अगर देखेंगे, सो द लीड
periodic labor force survey in 2018, it has revealed that India's unemployment rate was highest at 6.07% in 4 decades. Okay, so this is important. Fine. So if you will just see that the working age population is much larger than the non-working age section. Okay, and if you will just see that productive unemployment for this is very necessary. But now looking at the unemployment data which has been highest in the last 4 decades, अब जो unemployment rate है इंडिया में, that is for 2020-21, it is marginally lower than the 2019-20, which was the COVID year. So if you will just see that in 2020-21 the unemployment rate is 4.2% compared to 4.8% in 2019-20. The next is labor force participation rate. It has increased to 41.6% as compared to 40.1% in 2019-20. नाउ सी, यहाँ पे एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या है? If you can see, if you compare the years, okay, the labor force participation rate. So if you will just see that it has increased from 40.1% to 41.6%, but this increase has been dominated by you can say in a informal sector. ठीक है ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि PLFS, it has coincided with the transfer of employment into lower productive and unpaid jobs away from the salaried employment. इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो जो बेटर हुआ है वो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कम हुआ है, बट अनपेड जॉब्स या लोअर प्रोडक्टिव जॉब्स में बहुत ज़्यादा हुआ है. उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल जॉब्स के बारे में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल जॉब्स का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी वो कम हुआ है. ओके, दे हैव डिक्रीज्ड एंड मोर एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड इन एग्रीकल्चरल एंड फार्म रिलेटेड जॉब्स. नाउ if you will see the educated people's unemployment rates, so the unemployment rates for them is okay, it has declined but marginally only. Now coming to the demolition drive. Okay, so we have already done a article that why it is it goes against certain laws. Okay, so if you will just see over here, तो यहाँ पे है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि एक आर्टिकल 21 है, ठीक है ना, अंडर दैट राइट टू लाइफ. ओके, सो दिस डिमोलिशन ड्राइव में क्या होता है कि होम चले जाता है, सो होम इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि एक स्पेशल केस है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डिस्कशन, दैट इज़ यूपी आवास एवं विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द राइट टू शेल्टर इज़ अ फंडामेंटल राइट which springs from the right to residence as assured in Article 19(1)(e) and the right to life under Article 21 of the Indian Constitution. So this is the first important point which you should note. That the second is in Chameli Singh versus State of Uttar Pradesh 1996, again the Supreme Court has held that the right to shelter when used as an essential requisite to the right to life should be deemed to have been guaranteed as a फंडामेंटल राइट. इसका मतलब सिंपल है कि राइट टू रेसिडेंस इज स्टिल अ फंडामेंटल राइट. यहाँ पे राइट टू रेसिडेंस को राइट टू प्रॉपर्टी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा. राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट थी, बट आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट हैज़ नाउ बीन मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट नॉट अ फंडामेंटल राइट. सो राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The next is the reasons behind the crashing crypto market. Now over here यहाँ पे हमें बस जिस्ट जानना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो मार्केट के बारे में. तो अगर हम देखेंगे जस्ट सी दैट बिटकॉइन, ठीक है, जिसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, इट इज़ ऑल्सो क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन हैज़ लॉस्ट मोर देन 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू since it has hit a peak of around $69,000 in November last year and it is currently trading at around $22,000 mark. ठीक है. सेकेंड पॉपुलर है एथेरियम. ओके,
and it has lost almost 80% of its value from its peak. Now one of the major reason that why this is happening, okay, is that the Federal Reserve, that is the Central Bank of USA, it has raised its interest rate. या देखिए फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है इसका मतलब आप समझ लीजिए फेडरल रिजर्व ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में से ही नहीं, जितने भी डेवलपिंग मार्केट्स भी हैं, इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट्स, वहाँ से अपना कैपिटल निकाल के यूएस में पंप करना चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, तो उससे दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि हमने वेडनेसडे को किया था फ्लाइट ऑफ कैपिटल के बारे में, कि वेडनेसडे को हमने क्या देखा था, कि हमने देखा था कि रूपी डेप्रिशिएट कर रहा है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी वॉज फ्लाइट ऑफ कैपिटल, मीन्स द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको हम FPI भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, ये भी अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में से निकाल के कहाँ लेके जा रहे हैं, यूएस में लेके जा रहे हैं। सो द डॉलर इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया। The same investors who have invested in cryptocurrencies also, now they are also removing their money from the cryptocurrency and then they are investing in US. So if you will just see over here, दो लाइन में देखिए पूरा कवर हो जाता है। Most analysts believe that the fall in the price of cryptocurrency is in line with the fall in price of stocks and other assets, as central banks such as US Federal Reserve has following the tight monetary policy to fight price rise. Okay. तो यहाँ पे जैसे कि यूएस में भी हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो जिस तरीके से इंडिया में जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो आरबीआई ने देखिए कैसे रेपो रेट को बढ़ाया। जैसे कि रेपो रेट का रेट अभी कितना चल रहा है, पहले 4% था, फिर 4% से उसको 4.4% किया गया, फिर उसको किया गया 4.9%। वाई? टू फाइट इन्फ्लेशन इन इंडिया। उसी तरीके से यूएस में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वॉर का इम्पैक्ट यूएस के इकोनॉमी में भी पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है, दैट इज यूएस फेडरल रिजर्व, इट इज़ फॉलोइंग द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने क्या कहा था पिछले महीने, दैट बिकॉज ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन दे आर गोइंग टू विड्रॉ द एकोमोडेशन पॉलिसी। एकोमोडेशन पॉलिसी क्या था, वो पॉलिसी था कि जब आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज रखा था ताकि लिक्विडिटी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा रहे और इन्वेस्टमेंट होता रहे, ठीक है। बट जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगा, इट इज़ नाउ 7.79% था, फिर 7.04% हुआ। सो नाउ आरबीआई इज फॉलोइंग द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हमें पता कैसे चलता है कि आरबीआई इज फॉलोइंग द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी? सिंपल है, रेपो रेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो रही है। वो सेम केस यूएस ने भी किया इन यूएस फेडरल रिजर्व। नाउ अब क्या होगा, जब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो होती है ना तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो जैसे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है, सो देयर इज़ लेस मनी अवेलेबल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट विल हैपन नाउ, सिंस द लेस मनी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, तो अब लोग जो है वो एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो लाइक क्रिप्टो करेंसीज में वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट रीड दिस, एज सेंट्रल बैंक्स विड्रॉ लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट देयर इज लेस मनी चेजिंग एसेट, which in turn causes the price of the asset to drop. Fine. Others believe that the crash could also mark the popping of the bubble that has driven the prices of cryptocurrencies to stratospheric levels. Second reasons ये कह रहे हैं कि एक होता है correcting the market, ये टर्म है कि market correct itself. बबल क्या होता है? बबल का मतलब होता है कि किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, उसका अंडरलाइंग एसेट वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन द प्राइस हैज़ राइजन। इसको कहते हैं बबल। कभी कभी क्या होता है कि ये स्पेकुलेशन का एक लिमिट होता है, वो लिमिट जैसे पहुंचता है, ठीक है ना, तो दैट बबल ब्रेक्स, मतलब वो स्पेकुलेशन होना ख़त्म हो जाता है। ये स्पेकुलेशन होता कैसा है, क्योंकि अगर मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा है तो बहुत लोग उसके ऊपर पैसा लगाएंगे, पर जैसे ही तो जब बहुत लोग पैसा लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे ही मार्केट में पैसा कम हुआ, so now the investors will be looking for more reliable investment. If they are looking for more reliable investment, तो वो वहाँ से पैसा विड्रॉ करके बाकी रियल वैल्यू एसेट्स में पैसा डालते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट द बबल ब्रेक्स। द सेकेंड इज
हाउ गवर्नमेंट व्यूज द क्रिप्टो करेंसी, तो इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, दे ऑल आर कंट्रोलिंग द ट्रांजैक्शन इन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज. इनफैक्ट इंडिया में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कमिंग विद इट्स ओन डिजिटल करेंसी विच इज कॉल्ड एज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. द नेक्स्ट इज लिंकिंग द क्रेडिट कार्ड विद UPI. बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. व्हाट इज दैट सिंपल कॉन्सेप्ट? देखिए, बहुत लोग, आप लोग में से पेटीएम यूज़ करते होंगे. पेटीएम भी एक टाइप का UPI है. UPI क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. फाइन. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, देखें अब इसको. अब जैसे कि आप UPI यूज़ कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन होता है. या तो आप पेटीएम के वैलेट में पैसा रखिए और वहाँ से डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कीजिए, या तो किसी डेबिट कार्ड को जोड़ लीजिए, डेबिट कार्ड को लिंक कर दीजिए पेटीएम के साथ. तो जब भी आप पेटीएम यूज़ करेंगे इस डेबिट कार्ड से पैसा निकल जाएगा. ठीक है. बट अब RBI तीसरा ऑप्शन देना चाहती है कि भाई अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड हो तो वो क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकता है और उसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ द ऑल थिंग्स. नाउ यहाँ पे कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज़ किया जाएगा पहले? सो टू बिगिन विद द इंडिजिनियस रुपे क्रेडिट कार्ड्स दैट विल बी लिंक्ड विद द UPI प्लेटफॉर्म, and then this network will be increased to include Visa and MasterCard also. Now what is the benefit? The benefit will be that it will provide additional avenue for payment to customers and hence enhance the convenience. Now the ASEAN India meet. ठीक है ना. तो एक नॉर्मली एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इज इंडिया मेंबर ऑफ एशियान? सो द आंसर इज नो, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान. बट इंडिया का और एशियान का अपना एक मीटिंग होता है. ठीक है. सो रिसेंटली द 24th एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीट इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड. फाइन. सो एशियान, इट इज़ अ 10 member साउथ ईस्ट एशियन ग्रुपिंग and there are many countries like Indonesia and Malaysia who have condemned the remarks which we know which was made against the Prophet Muhammad. Okay. यहाँ पे एक खास बात और भी थी. ठीक है ना, कि यहाँ पे म्यांमार को छोड़ के, फाइन, ऑल द कंट्रीज वर रिप्रेजेंटेड एट द लेवल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एट द मीटिंग. ठीक है ना. म्यांमार, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द एम्बेसी ऑफिशियल्स इन दिल्ली. The next is unemployment rate dips in the first quarter of 2022 survey. So there is a periodic labor force survey, okay, which has reported that the unemployment rate for urban area has decreased to 8.2% in January-March 2022 from 8.7% in the previous quarter, मतलब अक्टूबर दिसंबर वाला, and 9.3% in the same quarter, मतलब the same quarter for which it has been donated, that is January to March, that is for 2021. Now what is unemployment rate? Please note this down, this is very important. Unemployment rate, it is the percentage of unemployment persons among the labor force. तो हमारा जो total labor force है उसमें कितने लोग unemployed हैं, that gives us the unemployment level or unemployment rate. Now who releases this periodic labor force survey? This periodic labor force survey is released by National Statistics Organization. Fine. Now if you will just see that there was a decrease of, third important point, that there was a decrease of 0.6 percentage points in unemployment rate, that has reached 4.2% compared to 4.8% in 2019-20. The next is that the unemployment rate among girls and women aged 15 and above in the urban areas has declined. कितना? From 11.8% to 10.1%. Now what is the reason for this? So if we know that we were struggling with COVID lockdowns. Now there is a opening up of workplaces after the lockdown, which has an impact on the unemployment rate. Now if you will just see the unemployment rate among men,
so it has fell to 7.7% compared to 8%. The next is करंट वीकली स्टेटस, ठीक है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने का एक तरीका है बेस्ड ऑन द वीकली एम्प्लॉयमेंट स्टेटस. So the labor force participation rate in current weekly status in urban area, it has declined to 47.3% in January March, which was 47.5% earlier. Now what is the meaning of labor force? तो देखिए एक डेफिनेशन तो आपने यहाँ पे कर लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, दूसरा डेफिनेशन देखिए यहाँ पे है लेबर फोर्स के बारे में. अब लेबर फोर्स का डेफिनेशन समझिए. लेबर फोर्स इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन विच सप्लाइज और ऑफर्स टू सप्लाई लेबर फॉर परस्यूइंग economic activities for the production of goods and services and therefore includes both employed and unemployed persons. Simply बोलूँ तो लेबर फोर्स का मतलब out of the total working force available, how much number of people are actively employed or seeking job. ठीक है ना, दोनों हम लेते हैं लेबर फोर्स में, people who are working और who are actively seeking work. They both form the labor force or the entire working force population. The next is India better place to avoid risk of stagflation. So let's have a look at stagflation. What is the meaning of stagflation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है. स्टैगफ्लेशन समझने के लिए पहले हमें फिलिप्स कर्व समझना चाहिए कि व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व. ठीक है, फिलिप्स कर्व का मतलब होता है दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा. स्टैगफ्लेशन इसका सीधा उल्टा है. स्टैगफ्लेशन इज दैट इकोनॉमिक कंडीशन इन विच द अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वेरी हाई and your inflation is also very high. That is called as stagflation. Now the world is looking at the prospect of stagflation. उस बीच में आरबीआई के जो एक डेप्यूटी गवर्नर है माइकल डी पात्रा, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी मेंबर हैं, इन्होंने कहा है कि इंडिया इज बेटर प्लेस टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टैगफ्लेशन. ओके, now this is the very most important paragraph, that why India is better placed to avoid the risk of stagflation. जब पूरे वर्ल्ड में ये इसका चांस देखा जा रहा है, so because India's economy is better placed to skirt a potential stagflation given that most constituents of GDP, मतलब sectors of GDP, they have surpassed the pre-pandemic levels. अब हम जब देखेंगे when we were doing the RBI's growth forecast for GDP, which was 7.2% for this financial year, and the inflation forecast was 6.7%. तो वहाँ पे भी यही कहा गया था कि in most of the sectors there is recovery as compared to the pre-pandemic level. Okay, and then domestic economic activity is gaining strength. जैसे कि if you will just see that consumer confidence survey which is conducted by RBI, consumer confidence survey, ठीक है, तो यहाँ पे भी now consumers they feel that the employment prospect has increased in the economy, और उनका कंसर्न किससे है, इन्फ्लेशन से है. एंड देन CPI इन्फ्लेशन प्रिंट फॉर मे हैड रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ कंटिन्यूअस राइज. तो जैसे कि अगर हम अप्रैल का फिगर देखेंगे CPI का, इट वॉज 7.79, बट मई के फिगर में द इन्फ्लेशन केम डाउन टू 7.04%. सो इन दिस वे द RBI in its report
state of the economy report, the RBI is saying that India is better placed to fight stagflation. The next is one liner. Reserve Bank lift curbs on Mastercard. So Reserve Bank has lifted the business restrictions imposed on Mastercard Asia Pacific Limited following the satisfactory compliance norm. So you just have to read this. There's a one liner. Recently Reserve Bank lifted curb on which of the following card? So it is Mastercard. The next is WTO set to extend e-commerce tariff freeze in provisional deal. तो यहाँ पे WTO members they have reached a deal to extend the moratorium on applying duties to electronic transmissions until the next ministerial meeting likely to be in 2023. जहाँ पे देखिए ये बात ये है कि जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री, उसके ऊपर टैक्स लगता है, बट देयर इज़ मोराटोरियम ऑन टैक्स. ओके, and now it has been extended on the duties which are imposed on electronic transmission until the next ministerial meeting. ये जो ministerial meeting होता है, this is the highest decision making body of World Trade Organization which is in Geneva. And the second important information is that WTO is not a specialized agency of the United Nations. Now see, who are favoring moratorium on imposing duties? So countries like US, UK and European Union. इनका position है that if this moratorium expires, that it is going to harm the global recovery, which is already threatened by rising prices, Russia-Ukraine crisis and COVID situation. Now if you will just see, out of 164 members of the WTO, okay, India, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, South Africa, they have threatened to block an extension earlier in the 5-day ministerial conference. Okay, so over here these are the countries which are opposing the extension of moratorium. The next is leaders pledge EU path for Ukraine. So in yesterday's newspaper there was a news that Ukraine was demanding more weapons from Western countries to fight Russia. So now the leaders of 4 European Union nations, they have visited Ukraine on Thursday and they have assured Ukraine to become an official candidate to join the European Union. Okay, then French President Emmanuel Macron, he has promised 6 more powerful truck mounted artillery guns. The next is, देखिए अब ये elongating the war, हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था sanction and weapon वाला policy. So now US President Joe Biden, he has against announced $1 billion worth of new arms for Ukraine on Wednesday. तो पहले से ही इन्होंने हेल्प किया है काफ़ी ज़्यादा यूक्रेन को, now they are helping it more. The next is a very important one-liner. US President Joe Biden has nominated security expert Radha Iyengar Plum to the post of Deputy Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, according to the news. Now she is currently serving as the Chief of Staff to the Deputy Secretary of Defense. Miss Plum, she is nominated for the top Pentagon position. So this is very important. And please make a note of it. And now she has also previously served as the global head of policy analysis at Facebook. So friends, that's all for today. We will be meeting tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.